नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। इस बार सोने को लेकर दो मुल्कों में बहुत बड़े डेवलपमेंट हुए। पिछले 6 महीनों में चीन ने लगातार सोना खरीदा और इन्हीं 6 महीने में रशिया ने बड़े पैमाने पर सोना बेचा। तो इसका दुनिया भर में और सोने के दाम पर और आपके निवेश पर किस तरह का फर्क पड़ेगा और कुछ और बातें भी होंगे आज के रविवार के इस खास शो में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार उत्पल चौधरी जी। उत्पल सर, नमस्कार। नमस्कार। उत्पल सर, ये दोनों खबरें जो आ रही हैं, 6 महीने में जो चीन ने लगातार सोना खरीदा और रशिया ने सोना बेचा, किस तरीके से सर ये दोनों खबरें देखी जाएं और किस तरीके से सोने के गेम को प्रभावित करती हैं? हाँ, ये जो है एक्चुअली क्या है कि देखिए, सेंट्रल बैंक बाइंग कर रहा है 2022 से। हम लोग जान रहे हैं कि सेंट्रल बैंक बहुत जबरदस्त बाइंग कर रहा है। हाँ। उसके पहले अगर आप 3 फेज में देखें, 2010 से पहले काफी कम किया करता था। हम्म। 2010 से 22 के बीच में जो है फिर 400 के ऊपर खरीदारी करने लगा। और 2022 से जो है वो 1000 मैट्रिक टन से ज्यादा खरीदारी होने लगा। 2025 में जो है 863 टन के आसपास खरीदारी हुई थी। इस बार उम्मीद किया जा रहा था कि जो है खरीदारी जो है वही 800 से 900 के रेंज पे आ जाना चाहिए। हाँ। लेकिन यहाँ पे जो कंसर्न है, दो कंसर्न हो गया। एक तो टर्की का बेचना, दूसरा रसिया का बेचना। हाँ। रसिया जो बेच रहा है वो एक बड़ा फैक्टर हो गया, क्योंकि जिस तरीके से उसने Q1 में बेचा था, क्योंकि हाँ। उसकी इकॉनमी जो है वो उस तरीके से अच्छा कर नहीं रहा है। वो पूरी तरीके से फंसा हुआ है, सैंक्शन लगाया हुआ है अमेरिका ने। उसके सारे पैसे फ्रीज हो गए हैं। और उसके पैसे को जब फ्रीज किया गया था तो उसी कारण ही गोल्ड में तेजी आई है। रसिया ही कारण रहा था। जो अच्छा। 2022 में यूक्रेन के बाद जो लड़ाई शुरू हुआ और उसने जिस तरह से सैंक्शन लगाया, तो लोगों ने सोचा कि अमेरिका किसी पे भी लगा सकता है, तो गोल्ड खरीदो। तो सारे दुनिया के तमाम सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीदने लगे, और साथ में डॉलर से डोमिनेंस हटाओ, तो जिससे डॉलर जो है वो घटकर 22% हो गया और गोल्ड जो है 27% हो गया। लेकिन जिस चीज से पूरी दुनिया जगी, वो देश सफर कर रहा है। वो हाँ। देश सैंक्शन से सफर कर रहा है। वो देश यूक्रेन और तमाम लड़ाइयों के कारण जो है वो सफर करता हुआ जा रहा है। और दूसरी बात की, उसके पास एक बड़ा सोर्स जो था वो आय का, वो तेल है, जिसके हाँ। तेल पे सैंक्शन लगा हुआ है, जो तेल बेच नहीं पा रहा है। जिसके कारण Q1 में उसकी माली हालत हो गई थी। तो उसके कारण उसको गोल्ड बेचना पड़ा, क्योंकि सुरक्षित था उसको अपना। मतलब सोचिए कि 50,000 करोड़ के लिए उसको गोल्ड बेचना पड़ रहा है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। उसके बाद से जब हॉर्मुज जब बंद कर दिया गया, और फिर जब रसिया से तेल खरीदने का जो ऑर्डर दिया गया, फिर रसिया ने तेल बेचा। उसमें एक समय जो उड़ल है उसका तेल, वो चला गया था 90 के ऊपर भी चला गया था, जबकि अमूमन जो है वो 50-60 डॉलर के आसपास ही बेचा करता था। तो उससे जो है Q2 में जो है वो राहत मिल गई। अब क्या है कि ये जो Q3 है, जो जुलाई अगस्त सितंबर वाला जो है, हाँ। जो ऑन है, इसमें जो है, सॉरी, जो है ये वाला Q3 हो गया वहां का। जो अप्रैल मई जून हो गया, वो जुलाई अगस्त सितंबर ये क्वार्टर हो गया। तो इस क्वार्टर में जो है तेल में बीच में तो था शुरुआत में, अभी तेल बंद हो गया पूरी तरीके से। तो उसका एक असर देखा जा सकता है। तो हो सकता है कि वो गोल्ड की बिकवाली करे, जो है जिसकी पहले भी किया था और उसी कंडीशन में गुजरता हुआ दिख रहा है। क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं। जीडीपी अगर उसका ग्रोथ भी हो रहा है तो वो डिफेंस के चूंकि सामान बनाना पड़ रहा है, उसके कारण एक ग्रोथ देखा जा रहा है, दूसरा तेल के कारण जा रहा है। तेल अब थम सा गया है, तो वो एक प्रॉब्लम है। दूसरी बात की अगर यूक्रेन को देखें, तो यूक्रेन जो है उसके रिफाइनरी पे निशाना बना रहा है। हाँ। बहुत पुरजोर रिफाइनरी पे निशाना बना रहा है। देखिए, रसिया दो तरीके से हो गया तेल। रसिया एक तो तेल जो क्रूड ऑयल दे दिया आपको, उसने निकाल कर आप ले गए अपने रिफाइन पे, रिफाइन किया, जैसे भारत को दे दिया, जो है रिलायंस वालों ने किया, तमाम लोगों ने किया, जो भी किया। दूसरा ये हो गया कि वो खुद ही जो रिफाइन करके अपना तेल जो अपने जनता को जो देता है, उस रिफाइनरी पे अटैक करने लगा वो। जब जब यूक्रेन का अगर देखें इधर पिछले जो है एक 6 महीने के बाद से उसका हमला जो है उधर होने लगा है, और कई उसने रिफाइनरी को डैमेज कर दिया है। तो एक तेल संकट भी वहां उभरने लगा। तेल होने के बावजूद भी, चूंकि रिफाइन किया हुआ तेल जो है वो थोड़ा कम आने लगा, तो महंगाई बढ़ने लगी, तमाम बातें हो गई। तो उसके कारण भी वो उसके जीडीपी पे असर डालेगा। तो ओवरऑल जो है रसिया फंस चुका है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि गोल्ड उसके पास काफी जबरदस्त है। मतलब 2300 मैट्रिक टन के आसपास गोल्ड है, प्रचुर मात्रा में। जो हम्म। टॉप जो है उसमें से है गोल्ड इसके पास। चाइना तो अब पहुंचा है वहां पे, ये पहले से था। तो वो उसकी बिकवाली देखी जा रही है। और साथ में एक बात देखिएगा कि जो प्रोडक्शन है गोल्ड का, उसमें चाइना के बाद जो है दूसरे नंबर पे रसिया गोल्ड का प्रोडक्शन करता है।
और जैसा कहा जा रहा था कि जो गोल्ड का प्रोडक्शन हो रहा है वो चाइना जा रहा है, तो वो एक बड़ा इशू हो गया। तो इसलिए जो सेंट्रल बैंक की जो बाइंग हो रही है, जो कि सबसे प्लस पॉइंट है कि सेंट्रल बैंक बाइंग कर रहा है, इसके कारण भी गोल्ड में तेजी है। क्योंकि हमने आज एक अपने चैनल पर रिपोर्ट दिखाया था कि जो जनता जो है वो उस तरीके से नहीं आ रही है, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, लेकिन जो हाँ। आम जनता जो होता है, जो रिटेलर जो आता है, जैसे हमारे शेयर बाजार को जो आम जनता उठा के रखती है, उस तरह का आम जनता पूरे दुनिया से नहीं देखा जा रहा है। क्योंकि जो ईटीएफ का बाजार है, ईटीएफ में जो आम जनता ज्यादातर आती है, हम्म। उसमें बहुत कम परसेंटेज देखा जा रहा है। लगभग 1/4 है वो, जो पिक में कभी ईटीएफ में गोल्ड की हिस्सेदारी जो होती थी गोल्ड ईटीएफ की, 1/4 है, सिल्वर में जो है 1/8 है। तो वो पब्लिक आ नहीं रहा है। तो ऐसे में उसकी बाइंग, उसका सेलिंग अगर आता है रसिया का, तो इस समय वाले जंक्चर पे वो एक थोड़ा सा जो है, मतलब हल्का सा ही देगा। देखिए गोल्ड है, गोल्ड तो अपने चाल पे चलेगा ही चलेगा, लेकिन एक छोटे टेन्योर में वो एक हो सकता है। लेकिन दूसरी बात की आप वही देखेंगे कि चाइना खरीदारी कर रहा है। अगर रसिया बेच रहा है तो उसकी भरपाई जो है चाइना किस चाइना तरीके से से हो रही। करता है। चाइना जो है पुरजोर खरीदारी करने लगा है। जिस तरीके से पिछले 4 महीने में उसने जो खरीदारी किया, लगभग 58 मैट्रिक टन के आसपास या उससे भी ज्यादा खरीदारी कर लिया उसने। और जिस तरह का एग्रेशन दिख रहा है उसमें, दूसरी बात की सबसे ज्यादा गोल्ड जो है वो चाइना ही प्रोड्यूस करता है। 38 या 4 या 394 मैट्रिक टन के आसपास करता है हर साल। वो तो ही ले ही रहा है, पूरा दुनिया से जो है वो तेल मंगा रहा है। जैसा कि पिछले साल की तुलना में जो है डबल उसने गोल्ड मंगवाया है। जो है 900 टन के आसपास जो है उसका गोल्ड आ चुका है पिछले 6 महीने में, जो देखा जा रहा है। तो ये सब मिलाकर, कुल मिलाकर जो है चाइना भी पुरजोर खरीदारी कर रहा है। तो एक रसिया की तरफ से जो दबाव आएगा बिकने का, तो चाइना उसको किस तरीके से एडजस्ट करता है वो। दूसरी बात की अब बीच में हो जाता है अमेरिका। अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि अमेरिका जो है वो चाहता है कि डॉलर उसका रहे। डॉलर को लेकर काफी जबरदस्त प्रेशर हो गया, क्योंकि उसका बॉन्ड का बाजार देखिए, तो वो जो है 30 साल का बॉन्ड का बाजार जो है वो 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और 10 साल का बॉन्ड का बाजार जो है वो 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो वो जो है वो काफी जबरदस्त प्रेशर जोन आ रहा है बॉन्ड के बाजार में। तो इसके कारण जो है वो चाहेगा कि उसका डॉलर भी मजबूत हो। और डॉलर को जो सबसे बड़ा खतरा हो रहा है वो गोल्ड से हो रहा है। तो ये एक बड़ा टसल्स है, इसके बीच में देखना है कि किस तरीके से रहता है। तीन पावर की कहानी है। जो आपने महत्वपूर्ण बात बोली है कि ईटीएफ पर अभी जो दुनिया भर में सामान्य निवेशक हैं उनका उस तरीके से भरोसा नहीं बन पा रहा, उसमें क्या कारण है? क्या उन्हें गोल्ड में कुछ कमजोरी लग रही है, या अभी डर लग रहा है, या क्या क्या कारण समझ में आता है उसके पीछे? नहीं, उसका कारण है कि जो शेयर बाजार वाला जो है वो काफी तेज भाग रहा है। हम्म। एक्चुअली एआई के कारण जो है उसके जो है बहुत जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। तो इसके कारण जो है सारे पैसे जा रहे हैं उधर ही। जो हम्म। मेन इन्वेस्टमेंट जो जा रहा है वो उस टाइप जा रहा है। दूसरा बात हो जाता है कि बॉन्ड का बाजार, फिर बॉन्ड यील्ड भागने लगता है, जब इकोनॉमी कमजोर तमाम चीजों के कारण। तो वो भी, और खासकर 2 साल का बॉन्ड का बाजार जब भागने लगता है तो गोल्ड से पैसा निकल कर जाने लगता है। तो गोल्ड में आदमी जो जिस तरीके का देखा गया था, ईटीएफ में बिकवाली हुई ना, जनवरी में तो खरीदारी हुई थी पुरजोर, उसके बाद से बिकवाली होने लगा। तो वो पब्लिक जो है थोड़ा सा, जिधर एआई के कारण, आप मेन कहिए कि एआई का जो जलवा चल रहा है उसके कारण जो है लोग उधर पब्लिक पैसा लेकर जा रही है। और ऐसा देखा गया है, हिस्टोरिकल देखा गया है, जो S&P 500 है जिसमें टॉप कंपनियां हैं अमेरिका की, और उसका और जो गोल्ड का जो रेशियो होता है वो 1:1 होता है। लेकिन अभी जो है गोल्ड उसकी तुलना में 40% कम है, आप उसको देखें। लेकिन जब भी गोल्ड का रफ्तार हुआ है तो वो S&P 500 की तुलना में कहीं तेज रहा है। हम्म। और उसी तरीके से जैसे हम गोल्ड सिल्वर रेशियो देखते हैं, सिल्वर और गोल्ड के रेशियो को देखते हैं कि 1:60 आ गया तो आइडियल हो गया, 60 के ऊपर गया तो सिल्वर सस्ता हो गया, 60 के नीचे गया तो सिल्वर महंगा हो गया। उसी तरीके से 1:1 जो है S&P और गोल्ड है। अगर 1:1 मतलब कि जो है शेयर बाजार की तुलना में गोल्ड पीछे जा रहा है, और उसको फिर आना है। अब वो कब आएगा ये नहीं कह सकते, लेकिन चूंकि वो बहुत तेज भाग रहा है, दोनों के बीच में 40% का फासला हो गया है, तो वो एक मेजर पॉइंट है। और मेरे ख्याल से उसी कारण जो ईटीएफ वाले जो है वो उधर उनका रुझान ज्यादा है। और उत्पल जी, जो ये लगातार जो युद्ध की स्थितियां बन रही हैं, बिगड़ती भी जा रही हैं बीच बीच में, और कभी सऊदी अरब भी परेशान इस समय दिखाई दे रहा है, तो तेल संकट जो दुनिया भर में बढ़ रहा है, इसका क्या बड़ा असर दिखाई दे रहा है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि संकट तो अभी गहराएगा ये। बिल्कुल, तेल संकट जो है वो जो है विकट रहेगा। क्योंकि तेल संकट में जो है तीन बातें हो गई। एक तो जो हॉर्मुज से निकल नहीं रहा है तेल। देखिए हॉर्मुज से जो है 18 MBD तेल निकलता है, मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन निकलता है, जो इस समय घटकर 10.7 हो गया है। तो आप उसमें से देखें कि 7.3 मिलियन बैरल तेल घट गया है उसका। दूसरी बात की, उसमें से तेल में जैसे ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से सऊदी जो है उसका पाइपलाइन है, उससे वो थ्रो कर देता था। 7 मिलियन बैरल तेल जो है वो उधर थ्रो कर देता था। और उसके जरिए फिर जो है रेड सी के जरिए जो है यमन होते हुए फिर वो निकालता था तेल को। और वहां से पहले 4 मिलियन बैरल के आसपास निकलता था तेल प्रतिदिन, जो बढ़कर जो है इस समय 7 मिलियन के आसपास निकलने का था। अब वहां हुतीज का खतरा हो गया। हुती जो है हम्म। सऊदी को ही निशाना बना रहा है, क्योंकि सऊदी का ही पाइपलाइन आ रहा है।
यूएई का पाइपलाइन जो है वो फुजराहो के जरिए जो है वो उधर निकल जाता है, क्या कहते हैं, मोरक्को होते हुए निकल जाता है अरबियन सी के साइड में, मतलब तो इसके कारण, या मोरक्को खाड़ी की तरफ से निकलते हुए निकल जाता है, अरब सागर में चला जाता है, वहां से इजी है। तो वो उस पे नहीं है, जो मेन है सऊदी पे है, और हुती जिस तरीके से कर रहा है उस पे जो है उसके कारण भी जो है वो तेल संकट रहेगा। अब देखिए हुतीज की बात आ गई, एक मैं बताना चाहता हूँ कि जी। अपने ही घर का बच्चा है जो हम्म। है वो, उसको कल शौर्य शौर्य पुरस्कार मिला है। हुतीज ने हमला किया था हाँ। कैमरून के शिप में, तो वो बच्चा जो है मतलब घर का खेला हुआ बच्चा है, तो वो हाँ। बच्चा जो है उसने जाकर निकाला उस आग में से। और जब हुतीज हमला कर रहा था तो वो बता रहा था कि दुनिया का जितना शिप था उस इलाके में सब हाँ। निकल गया था, ये गया और बचाया, तो शौर्य पुरस्कार मिला इसे। तो ये हुतीज का जो है वहां पे इस तरह का एक चीज देखा जा रहा है। हाँ। शिवम कुमार नाम है उसका। अच्छा, अरे वाह, बहुत बहुत शुभकामनाएं शिवम को। तो उत्पल जी, ये जो बाजार की आपने बात की कि इस समय शेयर बाजार में जो धूम मची हुई है दुनिया भर के, लेकिन अपना शेयर बाजार तो एकदम क्या कहा जाए उसके बारे में। आप एक फैक्ट अगर मैं बताऊं कि आज़ादी के दिन से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को 2026 में निफ्टी 50 हुआ 24,300 पर बंद, और 14 अगस्त 2025 को हुआ 24,600 पर। उससे एक साल पहले 14 अगस्त 2024 को 24,200, यानी इसी 24,200 24,500 के रेंज पे ही 2 साल से हमारा शेयर बाजार घूम रहा है। तो क्या हमारे शेयर बाजार को किसकी नजर लग गई, और अब यहाँ से निकलते हुए कैसे दिखाई दे रहा है? कुछ ऐसी देखिए संभावना बन रही है? बिल्कुल, मतलब इसमें है क्या, देखिए शेयर बाजार फंस चुका था एक्चुअली। 2024 में जो है बहुत तेज शेयर बाजार भाग गया था, उसका वैल्यूएशन जो है, ये जो जितने जो एग्जिट पोल वाले जो 400 का जो आंकड़ा दिए थे ना मोदी हाँ। जी को, हाँ। उसका ये नतीजा था हाँ। कि हाँ। 400 सीट मिलेगा, 400 सीट मिलेगा। तो लोगों को लगा कि भाई इतना जबरदस्त सीट आ रहा है, तो मार्केट को बहुत तेज भगाया और हाँ। पूरे देश में माहौल चल गया 400 वाला। तो उसके कारण जो है मार्केट बहुत हाई वैल्यूएशन ले लिया, और हम्म। भागते भागते जो होता है ना फोमो, मार्केट फोमो में फिर चला गया था। तो हाँ। वहां जाकर फिर वो तो मतलब मोदी जी को तो आया नहीं वो सीट। तो हाँ। बाद में क्या हुआ कि जो है अब चूंकि मार्केट गया था, तो अब इनको पैसे निकालने होते हैं। हाँ। फाइज का भी पैसा था और सबका पैसा था, तो वो हाँ। पैसे फिर कायदे से निकालते हैं। तो अब जून में शायद चुनाव हुआ था ना, 4 जून या कोई जून जी। है जी। जो है, उसके बाद से रिजल्ट आया था। हम्म। उसके बाद से जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना, 3 महीने उसने गेम खेला। हाँ। मतलब वो 4 जून को ही रिजल्ट के दिन ही तय हो चुका था कि मार्केट को गिराया जाएगा। हाँ। लेकिन जो है एफआईज जो है अब मार्केट से सीधे कैसे निकल जाएगा, पहले नीचे गया फिर ऊपर किया, बोला माहौल ठीक हो गया जी, गवर्नमेंट बन गई, ये तमाम चीज फिर माहौल करते हुए ऊपर ले जाकर सबको चिपका कर वहां से भागा वो। हाँ। और वहां से जो भागा तो 7.5 लाख करोड़ का शेयर बेच दिया। हम्म। सोचिए एफआईज के चाल को देखिए, कि जून में उसको बेच शुरुआत कर सकता था तो कुछ लोग और बच जाते, लेकिन वो हाँ। फोमो लाइन क्रिएट करके ऊपर लेकर चला गया। हाँ। अब क्या हो गया कि वो वैल्यूएशन हो गया बहुत हाई उस हम्म। समय। तो वो हाई वैल्यूएशन जो है वो मार्केट जो है उससे निकलना होता है ना। हाँ। तो वो उस कारण जो है बाजार को 2 साल लग गए, हाँ। क्योंकि जो रैली लिया था उसने, जो 2 साल में बाजार कमाई करता, हम्म। उस बाजार को उसने उसी समय पहुंचा दिया था। तो इसलिए 2 साल से वो रुका रहा। अब मार्केट जो है धीरे धीरे अपने वैल्यूएशन पे आ गया है। तो यहाँ अभी जो भी चीज होगा वो छोटे समय के लिए होगा। हालांकि इस समय रेंज बाउंड फंसा हुआ है मार्केट। अब हॉर्मुज वाले को देखना है कि किस तरीके से रहता है, या बॉन्ड में भी जो तब्दीली देखी जा रही है वो भी एक फैक्टर होगा। साथ में तेल संकट अगर विकट होगा तो हमारा पैसा जो है डॉलर जो है वो देना पड़ेगा, तो रुपया कमजोर होगा। ये सब कई सारे फैक्टर हैं। तो मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है या थोड़ी सी बिकवाली हो सकती है, लेकिन जो भी है मार्केट अपने बॉटम के आसपास ही है। मतलब बॉटम तो इसका बन चुका था जो है 30 जनवरी मार्च को, तो उसके आसपास ही घूमता हुआ दिख रहा है अभी। लेकिन ओवरऑल मार्केट आने वाले समय में अच्छा रहेगा, क्योंकि एक अंतिम वैल्यूएशन वाला सवाल। जो है 2 साल में निकल जी। चुका है। जी। एक अंतिम सवाल उत्पल जी, जाते जाते चांदी का भी कुछ बता दीजिए। चांदी में कुछ संकेत दिखाई दे रहा है, कोई तेजी वेजी का, या क्या दिख रहा है? देखिए चांदी जो है इस समय उसका जो 200 डे मूविंग एवरेज है, हम्म। पहले तो उसको 65 66 को जो है ना ठीक से क्रॉस करना पड़ेगा। हम्म। उसको किस तरीके से वहां से क्रॉस करने के बाद अगर वो तेज लेता है वहां से बाउंस 70 के आसपास जाता है, 71.60, तो ठीक है। वैसे हम्म। अदरवाइज जो है सिल्वर में एक जो है पुल बैक दिख रहा है इस समय, क्योंकि हम्म। उसका जो एक्चुअली जो सपोर्ट जो था उसका, देखिए पहले उसका सपोर्ट 61 था, पहले 63 था, 63 टूट गया, बहुत मजबूत 63 था उसका सपोर्ट। फिर हम्म। 61 गया, 61 टूटने के बाद जो 58 जो है
हाँ। वो एक बड़ा रेजिस्टेंस बन गया, और 58 इसको ऊपर जाने नहीं दे रहा था, हम्म। 61 के दहलीज पे जाने नहीं दे रहा था। तो वो फिर 61 के लिए बड़ी जबरदस्त लड़ाई हुई, पहले 58 की हुई, फिर 61 का हुआ, और उसके बाद 63 बड़े आराम से उसने अचीव कर लिया। तो इस समय जो ऐसा देखा जा रहा है कि जो इकोनॉमी के चाल के हिसाब से कि एक पुल बैक आना चाहिए इसमें, और फिर से 58 को रिटेस्ट करना चाहिए इनको, और रिटेस्ट करके फिर क्या होगा कि वो जो है एक रॉक फाउंडेशन बन जाएगा। क्योंकि जो सिल्वर का जो रॉक फाउंडेशन इस समय जो दिखा था वो 54.60 दिखा था, जिसके नीचे नहीं जा पाया, जबकि फिबोनाची 53 और तमाम कई सारे फैक्टर्स थे वहां पे कि उसको हम्म। पुल करके 53 पे ला सकता था। हम्म। लेकिन जो भी था, जो शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन का जो भी खेल रहा हो, तो उसके कारण जो है वो 55 जो है वो एक मजबूत उभरा। अब उसी तरीके से 58 एक बनेगा, इसी तरीके से परत दर परत जो है ऊपर का लेयर पकड़ा जाता है, फिर उसके बाद से मार्केट एक समय जो है फिर तेज चाल पकड़ता है। जो सिल्वर के साथ देखा जाता है कि सिल्वर स्थिर रहते रहते उसको लगता है कि भाई कुछ हुआ नहीं है मार्केट में, फिर भागना शुरू करता है। तो वो कभी भी भाग सकता है, लेकिन अभी फाउंडेशन ले रहा है, ये हम कह सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उत्पल जी। तो दर्शकों के लिए आज ये रविवार का बुलेटिन है, संडे का दिन था, छुट्टी का दिन है, तो आपको बताया सोचा बताया जाए क्या चल रहा है सोने चांदी और बाजार में। और कल दोपहर आपसे फिर मुलाकात होगी 3:30 बजे इन्वेस्टिंग माइंड और दास स्वतंत्र के प्लेटफॉर्म पर। तो दोपहर 3:30 बजे कल दोपहर को फिर से मिलते हैं बाजार के बंद होने के बाद, क्या बाजार में दिन भर बड़ी खबरें रही। बहुत बहुत शुक्रिया उत्पल जी। थैंक यू।